प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, यानी कोहलबर्ग का एक विकास का सिद्धांत। ये तमाम परीक्षाओं में जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो विषय की महत्ता को देखते हुए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास ये पियाजे द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसका विस्तार है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसको कोहलबर्ग ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ नई चीजें ऐड करके और सिद्धांत को विस्तृत रूप में अपना सिद्धांत तैयार किया। इसमें तार्किक स्तर के चिंतन के 3 स्तर बताए गए हैं, जिनकी अभी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के सम्मुख कहानियों के रूप में प्रस्तुत नैतिक दुविधाओं के आधार पर साक्षात्कार किया गया था। और जो साक्षात्कार किया गया नैतिक दुविधाओं के समाधान के विश्लेषण पर आधारित सिद्धांत है। जो उन्होंने बच्चों के सामने कहानियां प्रस्तुत की गई, उसमें कुछ कहानी के बाद में कुछ प्रश्न कहानी से संबंधित दुविधाओं के रूप में रखे गए और उनसे जो निष्कर्ष निकल कर आए उनका विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर इस सिद्धांत को उन्होंने बनाया। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो कहानियां उन्होंने सुनाई थी, उनमें एक हेंज दुविधा से संबंधित कहानी काफी चर्चित रही। और ये जो हेंज दुविधा है ये विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है कि हेंज दुविधा किसके सिद्धांत में है, या हेंज दुविधा कोहलबर्ग के सिद्धांत पे किस तरह से है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेंज दुविधा की हम बात करते हैं। हेंज दुविधा एक हेंज नाम का काल्पनिक व्यक्ति था जो जिसकी पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से पीड़ित हो जाती है, और के लिए जो डॉक्टर जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार की दवाई लिखते हैं जो सिर्फ एक केमिस्ट के यहाँ मिलती है जो उसका उत्पादन करता है। जब वो दवाई लेने उनके पास जाता है केमिस्ट के पास में, तो जो दवाई की कीमत होती है वो उससे 10 गुना कीमत बताता है केमिस्ट। और हिंज जो होता है उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो व्यवस्था करता है, लेकिन फिर भी जो कीमत होती है दवाई की उससे आधे पैसों की व्यवस्था ही कर पाता है। तो वो कहता है कि उसे इतनी कीमत में ही वो दवाई दे दी जाए, लेकिन केमिस्ट नहीं मानता है। वो कहता है नहीं, फाइनेंशियल जो उसका वो है उससे कोई समझौता नहीं करेगा, वो लाभ उठाएगा अन्य किसी को बेचकर। तो जो हिंज होता है वो तर्क देता है कि उसकी पत्नी का जीवन खतरे में है और वो मर जाएगी, लेकिन केमिस्ट नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में हिंज रात्रि के समय में दुकान का ताला तोड़कर उस दवा को चुरा लेता है और अपनी पत्नी के इलाज में उपयोग करता है। तो इसके संबंध में कोहलबर्ग के द्वारा कुछ प्रश्न बच्चों के सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या जो हिंज था उसे वो ड्रग या दवाई चुरानी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि क्या अगर वो उस ड्रग के बदले में कोई दूसरी दवाई अगर अपनी पत्नी को देता या दिलाता, तो जैसे जिससे कोई फौरी तौर पर राहत मिल जाती, तो क्या वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। और तीसरा उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, कोई स्ट्रेंजर होता, तो क्या उसके लिए वो हिंज के द्वारा किस तरह का एक्शन लिया जाता, वो क्या कार्य करता। और एक और दुविधा से रिलेटेड प्रश्न पूछा था कि क्या अगर ऐसी स्थिति में उस महिला की मृत्यु हो जाती तो उस केमिस्ट को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कराया जाना चाहिए था। तो ये कुछ प्रश्न जो दुविधाओं पर जो हिंज की कहानी थी उसके आधार पर जो दुविधाएं क्रिएट करते हैं, ये हिंज दुविधा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नैतिक विकास के स्तर तथा सोपान। स्तर जो है कोहलबर्ग के द्वारा 3 स्तर बताए गए हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में 3 सोपान है, मूलतः 2 बताए जाते हैं, क्योंकि आत्म केंद्रित निर्णय जो है इन्हीं दोनों में शामिल करके बताया जाता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में अलग अलग 3 बताए जाते हैं। तो पहला आत्म केंद्रित निर्णय है, दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, और तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर के 3 सोपान है। उसके बाद परंपरागत स्तर में परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और इसके बाद फिर उत्तर परंपरागत स्तर में 2 सोपान है: सामाजिक अनुबंध विधि सम्मुख अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आगे इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत स्तर की। तो इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में चिंतन करते हैं, जो उनकी निजी आवश्यकताएं हैं उसके संदर्भ में, यानी सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। नैतिक दुविधाओं पर उनके उत्तर उनके होने वाले लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। मतलब वो ये देखते हैं कि, कि जो उत्तर किसी भी नैतिक दुविधा पर जो देते हैं, वो ये देखते हैं किस में लाभ होगा और क्या उत्तर देने में हानि होगी। वो उनके व्यक्तिगत परसेप्शन पर आधारित होते हैं। फिर इसमें बात करते हैं, इस स्टेज में जो सोपान है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आत्म केंद्रित निर्णय, इगोसेंट्रिक जजमेंट। इसमें स्व केंद्रण होता है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं पूरी तरीके से। अच्छे बुरे का निर्धारण आत्म प्रत्यय के आधार पर, जैसा कि अभी बताया, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। और स्व के आधार पर इच्छा अनिच्छा, पसंद नापसंद, इससे अलग हटकर नियमों अथवा दायित्वों पर कोई विचार नहीं। वो सिर्फ इसकी बात करते हैं कि उनकी जो इच्छा अनिच्छा है, पसंद नापसंद है, वही प्रमुख है। अच्छे बुरे का निर्धारण वो मानकर चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अच्छा करता है, उन्हें डांटता नहीं है, तो वो अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई उन पर बंदिश लगाता है तो वो उसे बुरा व्यक्ति मानते हैं। अच्छे बुरे का निर्धारण उनका सेल्फ कंसेप्शन के आधार पर होता है। तो इस लेवल की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। इस सोपान में बालक संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड के प्रति चिंतित रहते हैं। संपन्न व्यक्तियों का तात्पर्य यहाँ बच्चे से जो बड़े गार्जियंस होते हैं, या जो समाज के लोग होते हैं, या जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके, तो उनके द्वारा दिए जाने वाले दंड के प्रति भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले परिणामों की समझ उनमें विकसित हो जाती है। वो मानकर चलते हैं कि अगर कोई नियम तोड़ा जाएगा तो उसके बदले में उन्हें दंड मिलेगा। और इस सोपान के अनुसार बालक दंड के भय से नैतिक व्यवहार करते हैं। वो मानकर चलते हैं अगर कुछ गलत करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, इसलिए वो अनैतिक व्यवहार करने से बचते हैं। यानी पूरा उनका जो अभिमुखीकरण होता है वो दंड पर आधारित होता है। दंड के भय से वो नैतिक व्यवहार करते हैं। बाद आता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। ये भी स्वलाभ पर केंद्रित होती है और बालकों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को देखना तथा केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। वो मानकर चलता है कि व्यक्ति केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए या होता है जो उसकी सहायता करते हैं। संबंध स्थूल पर निर्भरता के आधार पर बनते हैं, न कि निष्ठा, न्याय या समर्पण के आधार पर। इसमें यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ में जैसा कर रहा है उसी के आधार पर संबंध वैसे ही संबंध उसके साथ क्रिएट किए जाने चाहिए। निष्ठा, न्याय या समर्पण जैसी चीजें इसमें नहीं मानी जाती हैं बालक के द्वारा। अब बात करते हैं परंपरागत स्तर की।
ये जो है बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं बालक इस अवस्था में। मतलब इसमें सामाजिक आवश्यक अपेक्षाएं जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बच्चे का जो सेल्फ कंसेप्शन था पहले, जो स्व केंद्रित रहते थे, वो उससे बाहर निकल करके सामाजिक अपेक्षाओं की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद सामाजिक नियमों तथा दायित्वों के प्रति समर्पण तथा औचित्य का भाव इसमें ज्यादा मायने रखता है। सामाजिक नियम जो है वो सर्वोपरि माने जाते हैं, और ये माना जाता है कि वही सर्व प्रमुख है। अगर कोई व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है तो होने दो, लेकिन सामाजिक नियमों का पालन होना चाहिए। नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों में नहीं, बच्चे जो है ये मानकर चलते हैं कि अगर अच्छा कार्य करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। तो या बुरे कार्यों में निहित माने जाते हैं इस अवस्था में। और इसके सोपानों की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है परस्पर एकरूप अभिमुखता, जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण जो है वो वर्ग की किस अवस्था से या किस स्तर से संबंध रखता है। तो इसका मतलब उत्तर होगा परंपरागत स्तर से संबंधित है। और एकरूप अभिमुखता का दूसरा रूप है, या परस्पर एकरूप अभिमुखता को अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो है वो एक समाज में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के रूप में देखना चाहता है, कि वो चाहता है कि उसे एक आदर्श बालक के रूप में देखा जाए। तो इस तरह का व्यवहार करता है वो। इस अवस्था में सहयोग को व्यक्ति के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब अच्छा बालक मानकर चलता है कि अच्छे तभी माने जाओगे जब दूसरों का सहयोग हम करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा आता है इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों के अनुरूप कार्य करने की भावना बच्चों के अंदर आती है। सामाजिक प्रणाली द्वारा व्यवहार का नियंत्रण, यानी जो सामाजिक सिस्टम है उसे सुपर्ब माना जाता है, सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, और माना जाता है कि उसी के द्वारा व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है। नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था, और व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी व्यक्ति के द्वारा सामाजिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर की, जिसमें ये नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पर बालक उन नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों को परिभाषित करने के स्पष्ट प्रयास करने लगते हैं जो सामाजिक दृष्टि से वैध व उपयोगी होते हैं, और स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा तथा अनुसरण करने की भावना भी इस स्तर पर होती है। नैतिक मूल्य वस्तुतः उभयनिष्ठ मानदंडों, उभयनिष्ठ का मतलब बाइसनेस नहीं हो जिनमें, पक्षपात रहित उभयनिष्ठ मानदंडों, अधिकारों तथा कर्तव्यों की पूर्ति में निहित माने जाते हैं। इसके बाद इस लेवल के जो सोपान है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। तो इसमें उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। और विधिसम्मत नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र स्वीकारोक्ति व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करने के लिए प्रेरित करने लगती है। तो ये इस सोपान की विशेषता है। इस सोपान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस सोपान में व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एकरूपता से युक्त होते हैं। तार्किक व्यापकता का मतलब जिसमें पर्याप्त मात्रा में तर्क करने का की गुंजाइश हो, सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल प्रवृत्ति के, और एकरूपता यानी यूनिफॉर्म टाइप के होते हैं। स्वनिर्धारण होने के बावजूद ये सिद्धांत स्वयं में अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त होते हैं। स्वनिर्धारित होने का मतलब ये है कि इसमें
अगर कहीं पर सामाजिक नियमों में और स्व में टकराहट की स्थिति बनती है, तो ऐसे में स्थिति की आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर वहां पर स्वनिर्णय आवश्यक है तो स्वनिर्णय लिया जाए, अन्यथा सामाजिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नैतिक जो बोध है उनका पालन किया जाना चाहिए। इसके बाद न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत होने के साथ ही ये मानव अधिकारों की समानता तथा मानव जाति के प्रति सम्मान से युक्त होते हैं। तो ये इस पूरे सिद्धांत की बात हमने की। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।